प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर करुणेश प्रकाश भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हिंदी का महत्व और उसकी उपयोगिता विषय पर व्याख्यानों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूं और उसी के अंतर्गत आज व्यावहारिक ज्ञान की दृष्टि से हिंदी का महत्व, इस विषय पर आज हम अपने व्याख्यान को प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले हम हिंदी के महत्व के रूप में, रोजगार के रूप में हिंदी, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी तथा विश्व भाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाल चुके हैं और उसी क्रम में आज हम व्यावहारिक ज्ञान की दृष्टि से हिंदी का महत्व विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमें ज्ञान के साथ साथ हमारे अंदर भावनात्मक ज्ञान का भी विस्तार करती है। हमें एक तरफ जहाँ ज्ञान से संपन्न कराती है, वहीं हमारी भावनाओं को भी हिंदी बहुत मजबूत करती है। मानसिक धरातल पर हिंदी हमारे जीवन को अपेक्षाकृत अत्यधिक समृद्ध बनाती है। हिंदी के विषय में मेरा मानना है कि हिंदी पढ़ने से या हिंदी का पठन पाठन करने से जीवन और अधिक सुखद और सुंदर बनता है। क्योंकि हम अन्य विषय पढ़ते हैं, उन विषयों को पढ़कर हम ज्ञानी बनते हैं, हम विद्वान बनते हैं। जैसे भूगोल से हमें भौगोलिक ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थशास्त्र से हमें धन के विषय में पता चलता है, इतिहास से हम अतीत की घटनाओं के बारे में जानते हैं, या विज्ञान की तरफ अगर हम जाएं तो विज्ञान के रहस्यों के बारे में हमें पता चलता है। तो मेरा कहना है कि अन्य विषय पढ़कर हम विद्वान बनते हैं, लेकिन जब हिंदी पढ़ते हैं तो हम विद्वान के साथ एक अच्छा इंसान बनते हैं। चूँकि हिंदी साहित्य ज्ञान के अथाह सागर का भंडार है और इस ज्ञान के सागर की गहराई में जब हम डूबते हैं, इस साहित्य सागर की अतल गहराई में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम ज्ञान का मोती लेकर बाहर निकलते हैं। वैसे पूरा हिंदी का जो साहित्य है वो तो व्यावहारिक ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है, लेकिन हम कुछ पहलुओं पर ही, कुछ बिंदुओं पर ही आज प्रकाश डालेंगे। खास तौर से जो भक्तिकालीन साहित्य है उसमें तो पूरी तरह से हमारे जीवन को निखारने का साहित्य समाया हुआ है। अगर हम उस साहित्य का कुछ अंश भी अपने जीवन में पढ़कर उसका अनुकरण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो सकता है। क्योंकि भक्त की जो गंगा, भक्ति और ज्ञान की गंगा कह लें, पूरे भक्ति साहित्य में जिस तरह से प्रवाहित हो रही है वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हम कबीर से अगर शुरू करें अपनी बात, तो कबीर कहते हैं कि बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। या जब वो कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दश के व्यवहार में झूठे रंग न भूल, तो हमारे अहंकार को तोड़ते हुए नजर आते हैं। हम अपने व्यवहारिक जीवन में कई बार या प्रायः अहंकार के शिकार होते रहते हैं। तो अगर हम कबीर की इन पंक्तियों को बीच बीच में स्मरण करते हैं तो हमें अपने अहंकार को मिटाने में मदद मिलती है। इसी तरह हम अगर तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास की बात करें तो उनका तो पूरा साहित्य ही जो है हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, इससे आप लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। और अकेले रामचरितमानस की ही हम अगर बात करें तो वही
हमारे जीवन की आचार संहिता के रूप में देखा जा सकता है कि जितने आदर्श हैं जीवन के, जितने मूल्य हैं, वो सब रामचरितमानस में देखे जा सकते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में जो आदर्श होना चाहिए वो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, दशरथ सबके रूप में हमें दिखाई पड़ता है। तो हम जो जीवन की आधारशिला है पारिवारिक जीवन, उसके महत्व को, उसके व्यवहारिक पक्ष को हम रामचरितमानस में देखते हैं। और उसके बारे में तो अभी चर्चा करना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि वो तो बहुत विशाल सागर है। बस खाली चर्चा कर देना यहाँ अभीष्ट है कि हम तुलसी साहित्य को अगर पढ़ें, खास तौर से रामचरितमानस पर ही हम अगर कुछ ध्यान केंद्रित करें, तो जो तमाम प्रकार के जो सत्संग होते हैं, जो प्रवचन होते हैं, उसमें हमें रामचरितमानस के महत्वपूर्ण अंशों की झलक देखने को मिलती है। और जब भक्ति और ज्ञान का संगम होता है तो किस प्रकार से जीवन में निखार आता है, ये हम रामचरितमानस से सीख सकते हैं। तो भक्तिकालीन साहित्य हमारे जीवन को उपयोगी बनाने में कितना महत्वपूर्ण है, ये हम तुलसी, कबीर, सूरदास के साहित्य से देख सकते हैं। और भी रसखान हैं, रहीम हैं, जायसी हैं, और भी जो तमाम संत कवि हैं, इन लोगों ने भी जीवन में कैसे अच्छे कार्य किए जाने चाहिए या जीवन में सद्गुणों का कैसे विकास हो सकता है, इन सब पर पर्याप्त प्रकाश जो है भक्ति साहित्य में डाला गया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसको कितना पढ़ते हैं और कितना अपने जीवन में उतारते हैं। कुछ और उदाहरणों के द्वारा हम अपने इस तथ्य को, अपने इस शीर्षक को व्यवहारिक ज्ञान की दृष्टि से हिंदी का महत्व या हिंदी की उपयोगिता को सिद्ध करना चाहेंगे। एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का बहुत प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें एक निक्षेप व्यक्ति है, एक निक्षेप पात्र है, जो कालिदास, जो आषाढ़ के एक दिन नाटक के नायक हैं, उनसे कहता है कि एक प्रसंग में कहता है कि योग्यता मनुष्य के व्यक्तित्व के 1/4 भाग का निर्माण करती है। योग्यता मनुष्य के व्यक्तित्व के 1/4 भाग का निर्माण करती है। शेष की पूर्ति सामाजिक पद और प्रतिष्ठा द्वारा होती है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, हमारी योग्यता कितनी है, हम अपने को पूरी तरह से शो नहीं कर पाते, प्रदर्शित नहीं कर सकते, उसका 1/4 भाग ही दिखा सकते हैं। शेष की जो पूर्ति है वो पद और प्रतिष्ठा या समाज की मान्यताओं के द्वारा सिद्ध होती है। तो हम अपनी योग्यता, अपनी विशेषताओं को स्वयं पूरी तरह से नहीं सिद्ध कर सकते। ये इस कथन से प्रमाणित होता है, जब तक कि समाज हमें उसको स्वीकृति नहीं देता है। इसी नाटक में एक जो पात्र है, इसकी जो नायिका है मल्लिका, जो कालिदास से प्रेम करती है, और उसकी माँ उसे बार बार समझाती है कि बेटी तुम कालिदास से प्रेम मत करो, क्योंकि कालिदास जो है वो कवि है, कल्पना में जीता है, वो बहुत ही असहाय है, गरीब है, वो आपके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर मल्लिका कहती है कि मैं भावनाओं से कालिदास से प्रेम करती हूँ, मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है, जो अनश्वर है, जो पवित्र है, जो कोमल है। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटी मैं पूछती हूँ भावना में भावना का वर्णन क्या होता है, क्या भावनाओं और कल्पनाओं से ज़िंदगी चल सकती है? कालिदास अगर आपकी ज़िंदगी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता तो कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छी कविता लिखता हो, उसका क्या मतलब है? तो वहीं पर अंबिका आगे कहती है कि भावनाएं यथार्थ के धरातल से टकराकर चूर चूर हो जाती है। अर्थात जीवन में सिर्फ कल्पनाओं और भावनाओं से काम नहीं चलता, जीवन को चलाने के लिए यथार्थ से भी टकराना पड़ता है। तो इस प्रकार से
हमें ये ज्ञान और ये सीख मिलती है कि जो भावनाओं में बहकर, जज्बात में बहकर जीवन में बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं और वो जीवन के लिए उनके बड़े ही प्रतिकूल सिद्ध होते हैं, तो इस तरह से अगर हम इन पंक्तियों को स्मरण करें, विचार करें, तो हम उस खतरे से बच सकते हैं जो हमें प्रेम के बहाव में बहा ले जाते हैं, या भावनाओं के ज्वार में जब हम डूबने उतराने लगते हैं तो हमारा यही बुद्धि विवेक, हमारा यही संयम काम देता है। ऐसी ही पंक्तियां हमारे जीवन को आकर संभालती। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक उदाहरण लेते हैं कामायनी के प्रसंगों से। कामायनी जयशंकर प्रसाद की महान कृति है। कामायनी में जब मनु हिंसा करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो श्रद्धा उन्हें रोकती है और एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि हंसते देखो तुम, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, औरों को सुखी बनाओ। ये कितना बड़ा संदेश है कि दूसरों को भी सुखी बनाओ और खुद भी सुखी रहो, अर्थात जियो और जीने दो के सिद्धांत को ये पंक्तियाँ जो है व्याख्यायित करती हैं कि औरों को हंसते देखो तुम, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, औरों को सुखी बनाओ। तो पूरे कामायनी में एक तरह से दर्शन है, शैव दर्शन की प्रतिष्ठा है, ज्ञान का भंडार है कामायनी, और उसमें और भी श्रद्धा के गुणों की चर्चा की गई है, जो नारी के गुण होते हैं। जहाँ श्रद्धा कहती है मन के सामने समर्पण करते हुए कि दया माया ममता लो आज मधुरमा लो, अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निष्पक्ष खुला है आज तुम्हारे पास। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है, मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल छलकता है। प्रेम की लोग बात करते हैं, सच्चा प्रेम तो वही है जहाँ पर सिर्फ समर्पण होता है, कुछ आदान प्रदान नहीं होता, सिर्फ प्रदान ही होता है, अर्थात सिर्फ देने का भाव होता है। तो श्रद्धा के रूप में नारी की जो महानता है, नारी के जो दिव्य गुण हैं, हम वो कामायनी से सीख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो भी हमारे जीवन को बहुत ही कलात्मक बनाते हैं। मैं मानता हूँ कि जीवन जीना एक कला है, और ये कला तभी हो सकता है कि जब हम जीवन को सलीके के साथ और बहुत ही बुद्धि और विवेक के साथ जीते हैं, तो जीवन कला बन जाता है। और ये बुद्धि विवेक कहाँ से आता है? जब हम हिंदी साहित्य की जो सुंदर पंक्तियाँ हैं, जो सुंदर कथन हैं, इन सब से रूबरू होते हुए अपने जीवन में उसको उतारते हैं। तो मैं कह रहा था कि चंद्रगुप्त के नाटक के बारे में, तो चंद्रगुप्त का एक नाटक, जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में मैं कह रहा था। तो चंद्रगुप्त नाटक है उनका, और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। अर्थात समझदारी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो शुरू में नहीं आती, जीवन के उत्तरार्ध में आती है। हम जो बात बात में अपने होश हवास खोते रहते हैं, तो ये हमें सीख मिलती है कि मैच्योरिटी, परिपक्वता आते आते बहुत समय लग जाता है। इसलिए जीवन में कदम कदम पर संभल कर चलना चाहिए। और प्रसाद जी का एक बहुत ही सुंदर नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जो हमारे यहाँ बीए की कक्षा में पढ़ाया भी जाता है। ध्रुव स्वामिनी छोटा सा नाटक है, लेकिन बहुत ज्ञान का स्रोत है। यूँ कहूँ कि गागर में सागर है। ध्रुव स्वामिनी के विषय में जितना भी कहा जाए वो कम ही है, क्योंकि वो छोटी सी रचना, जब हम उस पर गहराई से विचार करते हैं या देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो उसमें हमें ज्ञान के मोती ही मोती दिखाई देते हैं। एक दो उदाहरण मैं जरूर देना चाहूँगा कि जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी में लिखा है
कि जीवन के बारे में उन्होंने बताया है। दुर्शामी जब आत्महत्या करना चाहती है तो चंद्रगुप्त आकर उसको रोकते हैं और कहते हैं ये उन लोगों के लिए है जो आत्महत्या की प्रवृत्ति में रुचि रखते हैं या जो डिप्रेशन के शिकार हैं। तो उनके विषय में प्रसाद जी ने लिखा है, ये पंक्तियाँ निश्चित रूप से उनको सीख देंगी कि जीवन एक प्रश्न है, मृत्यु है उसका अटल उत्तर। हालांकि ये चंद्रगुप्त नाटक ये दुर्शामनी में नहीं है, लेकिन कहीं उन्होंने लिखा है इस बात को कि जीवन एक प्रश्न है, मृत्यु है उसका अटल उत्तर। तो मतलब यह है कि जीवन तो जब रहता है तो उसमें समस्याएं रहना स्वाभाविक हैं। जीवन जब तक रहेगा समस्याएं बनी रहेंगी और वो मृत्यु के बाद ही वो समस्याएं समाप्त होती हैं। तो हमें उन समस्याओं से घबरा कर आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति को धारण नहीं करना चाहिए या आत्महत्या की तरफ नहीं जाना चाहिए। जीवन बहुत ही मूल्यवान है, इसी बात पर दुर्शामनी में चंद्रगुप्त कहते हैं। मैं सभी श्रोताओं के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि जीवन कितना मूल्यवान है, इस बात को प्रसाद जी ने कितने सुंदर ढंग से कहा है। दुर्शामनी को समझाते हुए चंद्रगुप्त जब कहते हैं कि जीवन विश्व की संपत्ति है, क्षणिक आवेग में, क्रोध में, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। जीवन विश्व की संपत्ति है, क्षणिक आवेग में, क्रोध में, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रलय की छाया कविता में प्रसाद जी कहते हैं कि जीवन सौभाग्य है, जीवन अलभ्य है, जीवन की सीमामयी प्रतिमा कितनी मधुर है। तो इस प्रकार जीवन के महत्व को दुर्शामनी की ये पंक्तियां रेखांकित करती हैं। तो ये निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो जीवन में घबराकर आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा लेते हैं। अगर वो प्रसाद की इन पंक्तियों से कभी उनका सामना होगा तो निश्चित रूप से एक बार वो विचार जरूर करेंगे ऐसा करने पर, और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जोश, एक उत्साह, एक जिजीविषा उत्पन्न होगी जीवन के प्रति। तो हिंदी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो साहित्य, जो काव्य, जो रचना हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है या हमारे जीवन को बचाने का प्रयास करती है, वो कृति या वो विषय कितना महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह राजनीति के विषय में दुर्शामनी में चर्चा की गई है कि राजनीति में नीति ही सब कुछ नहीं है। राजनीति की साधारण छलनाओं से तुम थोड़ी देर के लिए सफलता प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। एक पात्र है कोमा। कोमा कहती है, प्राय देखा जाता है कि हम लोग समस्याओं में घिरे रहते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए समस्याओं को आमंत्रित करते जाते हैं अनजाने में। उसी पर प्रसाद जी ने कोमा से कहलवाया है कि प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उन्हें आमंत्रित करता है और मकड़ी के जाले की तरह वह समस्याओं का जाल बुनता है और फिर उसमें लटक जाता है। तो जैसे मकड़ी जाला बुनती है और फिर उसी में लटक जाती है, इसी तरह से हम भी जीवन में महत्वाकांक्षाओं को पालते हैं और फिर उसी में भटकते रहते हैं। तो इसलिए हमें उतने ही सपने देखने चाहिए, उतने बड़े सपने देखने चाहिए जितने कि हम पूरा कर सकें। अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। कहा भी गया है कि सीमाएं सुख का आधार हैं। लिमिटेशंस आर द वेज ऑफ हैप्पीनेस। जब हम अपनी सीमा निर्धारित नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सुखों में बाधा उत्पन्न होगी। तो जीवन को कहीं ना कहीं संतुलित करने की जरूरत है। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रसंग हैं हिंदी साहित्य में जो हमारे जीवन को बहुत अधिक व्यावहारिक बनाते हैं और हमारे जीवन को और अधिक उपयोगी बनाते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा अंत में, गोदान का उदाहरण। गोदान प्रेमचंद की बहुत बड़ी कृति है, पूरे विश्व में वो चर्चित है। गोदान उपन्यास
जो कृषक जीवन का महाकाव्य भी है। तो गोदान में एक बहुत अच्छी पंक्ति है, जब होरी कहता है अपनी पत्नी धनिया से कि जिस पांव के नीचे गर्दन दबी हो उसे सहलाना ही अच्छा होता है। जिस पांव के नीचे गर्दन दबी हो उसे सहलाना ही अच्छा होता है। ये पंक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है और पूछी जाती है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये पंक्ति पूछी जाती है कि किसकी पंक्ति है, कि जिस पांव के नीचे गर्दन दबी हो उसे सहलाना ही अच्छा है। अब इसके निहितार्थ आप समझ सकते हैं। और एक जगह पर एक मेहता पात्र हैं गोदान में, वो कहते हैं कि मेहता दार्शनिक है और वो अपनी बात बहुत अच्छे तरह से कहते हैं। एक जगह कहते हैं कि अतीत का भार हमारी कमर तोड़ देता है और भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। क्या कहते हैं? अतीत का भार हमारी कमर तोड़ देता है, भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। हम अतीत और भविष्य की चिंताओं में पड़कर अपनी वर्तमान जीवनी शक्ति को विनष्ट करते रहते हैं। हमें न तो अतीत की चिंता में न भविष्य की चिंता में डूबते रहना चाहिए। हमें अपने वर्तमान को संवारना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है, किसी साहित्यकार ने, कि शानदार था भूत भविष्यत भी महान है। शानदार था भूत भविष्यत भी महान है, अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। तो इस प्रकार हमें वर्तमान के प्रति जो है हमेशा सचेत रहना चाहिए। गोदान में ही प्रेमचंद एक जगह और कहते हैं कि हमें संसार में जितने भी अधिकार मिले हुए हैं वो सेवा और त्याग से मिले हैं। हमें सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं। तो इस प्रकार, और एक जगह प्रेमचंद और कहते हैं कि होरी के रूप में कहलवाते हैं। उनका भाई शोभा कहता है, उनसे कुछ बात करता है, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, बहुत शोषित लोग हैं और बहुत दुखी हैं सामंतों से, पूंजीपतियों से। तो शोभा कहता है कि हमको कब छुटकारा मिलेगा कर्ज से। तो होरी कहता है इस जन्म में तो नहीं, कम से कम इस जन्म में तो छुटकारा नहीं मिलेगा। और उसी प्रसंग में वो आगे कहता है कि इस ज़माने में मोटा होना बेहयाई है। मोटा होना तो तब अच्छा होता है जब सभी लोग मोटे हों। 100 को दुबला करके कोई एक मोटा हो तो मोटा नहीं कहते। और हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, हम मोटा झोटा खाना और मोटा झोटा पहनना चाहते हैं। तो एक ये दृश्य है, एक झलक है कि किस प्रकार से शोषित लोग जीवन में पीड़ा झेलते हैं और होरी किस प्रकार जीवन को बहुत ही मध्यम रूप में देखना चाहता है। तो ये पंक्तियां संदेश देती हैं कि आज जो लोग शोषण कर रहे हैं, एक शोषण का एक दौर ही चल रहा है, उनको चाहिए कि कम से कम मानवीय धरातल पर सोच समझकर जीवन में किसी को इतना न सताएं, किसी का इतना शोषण न करें कि वो जीवन से ही हार मान ले। तो ये जो शोषण का साम्राज्य चल रहा है, उस पर जो गोदान में होरी ने कटाक्ष किया है, उससे सीखने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार इन कुछ प्रसंगों के द्वारा हमने ये बताने की कोशिश की कि हिंदी साहित्य पढ़कर हम जीवन में कितने व्यावहारिक हो सकते हैं। हिंदी साहित्य पढ़कर हम जीवन को कितना सुंदर बना सकते हैं, और हम भले ज्ञान विज्ञान में कितने ही प्रवीण हो जाएं, मेरा स्पष्ट कहना है कि जीवन जो है वो गुणा भाग के गणित से नहीं चलता। जीवन गुणा भाग के गणित से नहीं चलता। जीवन तो भावनाओं के व्यापार से चलता है। जीवन भावनाओं के व्यापार से चलता है। आपका हृदय जितना समृद्ध है, आप जीवन को उतने ही सुंदर ढंग से जी सकते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि इस बुद्धि प्रधान युग में
हम अपने हृदय को मरुस्थल होने से बचाएं और अपने हृदय को कोमल बनाते हुए, अपने हृदय पक्ष को मजबूत करते हुए हम जीवन में आचरण करें, लोगों का ध्यान रखें। और जब हम लोगों का ध्यान रखेंगे, भावनाओं से काम लेंगे, गणित से काम नहीं लेंगे, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सार्थक होगा। और ये सुंदरता, ये अच्छाई निश्चित रूप से हिंदी साहित्य के पढ़ने से ही आ सकती है। मैं फिर वो बात दोहराकर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि और विषय पढ़कर हम विद्वान बन सकते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य पढ़कर हम एक अच्छा इंसान भी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।